तो गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग केस टेकिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं और बहुत सारे मेंटल सेक्टर्स को हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल एरिया में, यानी शरीर के ऊपर में, और शरीर का अध्ययन भी करना है, केस टेकिंग करना है, रोगी से लेना है, और इसके लिए हम लोग को भी एक विस्तृत प्लान बनाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग लक्षणों को क्लासिफाई करते हैं जनरल और पर्टिकुलर में, तो फिजिकल लेवल पर भी, शारीरिक स्तर पर भी सिम्टम्स को हमें दो तरह से देखना पड़ेगा। एक होता है फिजिकल जनरल सिम्टम्स और फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स। और पर्टिकुलर सिम्टम्स से ही हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं जनरल पर, यानी कि एक स्थान से हम बड़े स्थान में जाते हैं, एक छोटे से दायरे से निकल करके बड़े दायरे में जाते हैं। यानी कि शरीर के जो एक अंग पर जो लक्षण होता है उसे हम पूरे शरीर जीवन के माध्यम से जो देखना चाहते हैं, वह लक्षण आपका फिजिकल जनरल के अंदर में आएगा। तो फिजिकल जनरल देखने के लिए हमें सबसे पहले फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स को देखना पड़ेगा, और केस टेकिंग के दौरान इस फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स का बहुत ही ज़्यादा स्थान होता है, और इसके लिए हमें एक पूरे प्रोसेस को से गुजरना पड़ेगा। यानी कि शरीर के सभी अंगों से, सभी भागों से हमें लक्षण की पूछताछ करनी होगी और करना चाहिए, क्योंकि शरीर के किस अंग पर लक्षण है या नहीं है, इस बात की जानकारी तभी हो पाएगा जबकि हम पेशेंट के साथ बैठ करके उसके एक एक अंग का विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, उसको हम लोग देख नहीं लेते हैं। तो फिजिकल जनरल सिम्टम्स के लिए हम लोग जो पेशेंट के साथ में जो पूछने का जो प्रारूप तैयार करते हैं, वह प्रारूप हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा पहले से। और यह प्रारूप जो होता है सो बेसिकली हम लोग हैनिमैनियन स्कीम कहते हैं, केंटियन स्कीम कहते हैं। माने कि केंट ने और हैनिमैन ने जैसा कि लक्षणों को, ये शरीर को अपने रिपर्टरी में, क्योंकि इसे करने से आपको यह भी सहूलियत होगा कि आप अपने केस टेकिंग फॉर्मेट को जो आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं पेशेंट के साथ में, उसे सजा करके रखने में सुविधा होगी। तो मेंटल सिम्टम्स लेने के बाद में, या मेंटल सिम्टम्स आप बाद में लेंगे, लेकिन जब फिजिकल सिम्टम्स लेना शुरू करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसे पैटर्न जो है सो हमारा केंटियन स्कीमा में हो या केंट के स्कीम में हो, यानी कि केंट के रिपर्टरी में जैसा कि चैप्टर का दिया गया है, उस चैप्टर के हिसाब से हम लोग एक एक करके आगे बढ़ें। ठीक है ना। जैसे पहला चैप्टर हम लोगों का आता है वर्टिगो चैप्टर। वर्टिगो चैप्टर के अंदर में हम रोगी से पूछताछ करनी है, चाहे रोगी को चक्कर आता है या नहीं आता है। किसी भी स्थान में, किसी भी चैप्टर में जब आप जाते हैं तो रोगी के अंदर में आपको कुछ मिलता है या न मिलता है, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वहाँ हमें जाना है, क्योंकि खोजने का व्यवस्था यह होता है वहाँ जाने से शायद मिल जाएगा, क्योंकि रोगी जो है सो हमेशा सिम्टम्स के कॉन्शसनेस में नहीं होता है, तो रहता है तो वह बता नहीं पाता है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, उसको वह नेग्लिजिबल समझता है, महत्वहीन समझता है, उसे लक्षणों का दर्जा नहीं देता है। लेकिन हो सकता है कि एनालिसिस के समय में उसका हम लोगों को काफ़ी महत्व हो जाए। ठीक है ना। तो ये हम लोगों को एनालिसिस के लिए, हमें उसके महत्व को निकालने के लिए हमें सिम्टम्स को रोगी से एकत्रित करने का ज़रूरत है। और हम वर्टिगो से शुरू करते हैं, और वर्टिगो के बाद में हम लोग हेड पर आते हैं। जैसा कि आपके चैप्टर का क्लासिफाई, ये चैप्टर दिया हुआ है आपके केंट रिपर्टरी में, सिंथेसिस रिपर्टरी में। सिंथेसिस रिपर्टरी और केंट रिपर्टरी में एक ही सिस्टम को फॉलो किया गया है। ठीक है ना। केंट रिपर्टरी में और सिंथेसिस रिपर्टरी में एक ही सिस्टम को फॉलो किया गया है,
और इसीलिए अगर आप केंट रिपोर्टरी के आधार पर आप अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है। आइए हम लोग एक एक चैप्टर पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते चलें कि हमें वहाँ पर क्या मिलेगा और कैसे मिल सकता है। देखिए, थोड़ा सा एस्टिमेट तो करना पड़ेगा, अनुमान तो लगाना पड़ेगा। बिना अनुमान लगाए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी काम जब हम नए क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वर्टिगो में पेशेंट से जैसे पूछना है कि आपको चक्कर आता है या नहीं आता है, तो वह अगर आता होगा, उसे कॉन्शसनेस में होगा तो बोलेगा कि हाँ आता है। अगर उसे कॉन्शसनेस में नहीं होगा तो बोलेगा नहीं आता है। ठीक है ना। तो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हमारा सवाल भी बनता है, कभी आपके पास में कभी चक्कर आया है ना। सेकेंडरी क्वेश्चन हमेशा करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कभी कभी आता भी है तो लोग नहीं पहचान पाते हैं, है ना, और वो कह देते हैं कि नहीं आता है। तो अभी कभी कभी हम लोगों ने देखा है, पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको चक्कर आता है, तो नहीं, चक्कर नहीं आता है, कभी नहीं आता है। नहीं डॉक्टर साहब, कभी कभी उठते हैं तो बैठ करके उठते हैं तो अचानक आ जाता है। तो आपके पास में तो मॉडलिटी बना हुआ एक सिम्टम्स आ गया कि राइजिंग फ्रॉम सीट, वर्टिगो फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम सीट्स आता है, हो गया ना। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा कि कॉन्शसनेस में है या सब कॉन्शस प्लेयर पर है, तो लक्षण को पूछने से, जब आप पूछिएगा तो याद आ जाती है, और याद आ जाने के बाद में आपको मिल जाता है। ये मिलना बहुत जरूरी है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो हमें जानकारी में तो आनी चाहिए ना। तो ये हम लोगों के लिए सोचने के लिए है। अब वो कहता है राइजिंग फ्रॉम सीट्स में आ गया, मान लीजिए ऐसा कहा, तो हम आप उस पर एक सेकेंडरी को, अच्छा उस समय चक्कर में आपको क्या लगता है? आँख के सामने में अंधेरा आ जाता है, लगता है माथा घूम रहा है, बहुत सारे के जवाब आएंगे। ठीक है ना। आप क्वेश्चंस अगर दिमाग में एक पहले से प्लान बनाते रहिएगा, तो आप अगर चैप्टर को पढ़कर अच्छे से वाकिफ रहिएगा, चैप्टर को पढ़े रहे, तो एक बार पूरे सरसरी निगाह से पूरे चैप्टर में जाइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार रिपोर्टरी को का उलटते रहिए और उसके चैप्टर के अरेंजमेंट को पढ़ते रहिए। हम लोग चैप्टर के रिपोर्टरी जब पढ़ाते हैं तो उस समय हम लोग चैप्टर के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं, उसकी चैप्टर में लक्षण कैसे दिया हुआ है। तो इसे आपको पूछने में भी मदद मिल जाता है। ये रिपोर्टरी का जानकारी से आपको पूछने में मदद मिल जाता है। अब आपने पूछा चक्कर कैसे आता है, तो कि आप पेशेंट वहाँ पर आपको बताएगा, है कि नहीं। तो वह आपको राइजिंग फ्रॉम सीट तो बता दिया, उसके बाद आएगा चक्कर जो है, तो उस समय में डार्कनेस बिफोर द आई, अंधेरा हो जाता है, मूविंग सेंसेशन, लगता है कि गिर जाएंगे, है ना, लगता है चक्कर उठता है तो लगता है कि गिर जाएंगे, चक्कर आता है तो शरीर कांपने लगता है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चक्कर के साथ में मिल सकता है। इसके साथ में जब आप जाएंगे तो चक्कर में, हाँ, एक और भी बहुत सारे मॉडलिटीज माइंड के साथ भी आता है। रिपोर्टरी में देखिएगा बहुत सारे रूब्रिक्स है। गुस्सा होने के बाद में चक्कर आ जाता है, कोई समाचार सुनने के बाद में चक्कर आ जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा शरीर को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो बैलेंसिंग सेंसेशन आपका हो जाता है। इस तरह से आप पता करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत सारे कारण आपको मिल जाएंगे, उसके मॉडलिटी, उसके सिचुएशंस आपको मिल जाएंगे। कभी कभी बिना कारण, बिना मतलब के भी चक्कर आ जाता है ना। कभी कभी आप एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम्स हमने देखा एक रोगी में, और खुद मुझे भी एक बार प्रॉब्लम हुआ, चक्कर आ रहा था, तो मैं चक्कर देखा कि जब भी मैं बिछावन में करवट बदलता हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, तो टर्निंग इन हेड, टर्निंग इन बेड, है ना, तो उस समय चक्कर आ रहा था। तो ऐसा जो है अनुभूति जो है वो आपको रोगी के साथ में, चक्कर एक सेंसेशनल लेवल का, सेंसोरियम का प्रॉब्लम है, सेंसेशन के लेवल का है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा विस्तार से जाना चाहिए। और इसका संबंध, चक्कर का संबंध, हम कहते हैं सेंसेशन का संबंध हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों से जुड़ा हुआ होता है। जब ये जुड़ा हुआ दोनों है तो हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आंसर मिल जाता है। ठीक है ना।
हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आंसर मिल जाता है। इसीलिए हम लोग इस तरह से डिटेल्स में गए। अब आ जाइए हम लोग दूसरे चैप्टर में आते हैं। मैं एक एक चैप्टर पर थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान ले जा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग कुछ समझ पाए। अब दूसरा हम लोगों का आता है हेड, सर, है ना। हेड बहुत बड़ा एरिया है। हेड इतना बड़ा एरिया है कि इसके अंदर में केवल हेड ही नहीं है, इसके अंदर में ब्रेन भी है, ठीक है ना। इसके अंदर में ब्रेन भी है, इसके अंदर का भाग भी है और बाहर का भी भाग है ना। और हेड को ये केवल इस एरिया को माना गया है ना। फेस को अलग चैप्टर दिया गया है, कान के लिए एक अलग चैप्टर दिया गया है। इसलिए हम लोग हेड में के समय में फेस को नहीं पूछते हैं, उसके लिए फेस के लिए बाद में पूछते हैं। तो हेड चैप्टर में जब हम लोग आते हैं तो अधिकतर रोगी के दिमाग में हेड के लक्षण के पूछने, सर में आपको कुछ होता है तो रोगी वहाँ पर सीधे यही कहेगा कि हमको तो दर्द होता है, क्योंकि दर्द बड़ा कॉमन है। हेडेक जो है तो बहुत ही कॉमन फेनोमेना हुआ करता है और रोगी अक्सर आपको हेडेक की बात करेगा, ठीक है ना। तो हेडेक की बात जब आती है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हेडेक जो है तो एक बहुत बड़ा एरिया है और ये आपको अधिकांश पेशेंट के साथ में आपको एसोसिएटेड मिलेगा। अब हेडेक का एक है टाइम, पहले ले लीजिएगा, है ना, किस समय में ज़्यादा आता है। हमेशा टाइम को से शुरू कीजिए, क्योंकि यह आपको एंट्री पॉइंट चाहिए, है ना। क्वेश्चन का देने के लिए आपको एंट्री पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। एंट्री पॉइंट अगर से नहीं शुरू किएगा तो आपके पास में तुरंत मसाला तो चाहिए ना शुरुआत करने के लिए। तो वह एंट्री पॉइंट खोजने के लिए आपने उसको समय से शुरू किया, फिर उसके बाद में उसके और भी सिचुएशन से अगर उसके जहन में होगा, याद में होगा, तो वह तुरंत मॉडलिटी बता देगा। लेकिन कभी कभी मैंने बताया ना कि कॉन्सेप्ट कॉन्शियस लेवल पर होता है तो मॉडलिटी नहीं बता पाता है, और चूंकि दूसरे प्रॉब्लम अगर एसोसिएटेड होता है तो मॉडलिटी को पूछने पर मॉडलिटी आता है। तो दो तरह से मॉडलिटी आ रहा है। एक मॉडलिटी आ रहा है कि जो डायरेक्ट पेशेंट बोल रहा है, और दूसरा है कि आपके पूछने से आपको मॉडलिटी मिलता है। अब हेडेक में कहते हैं तो सिर का एरिया जो है सो बहुत बड़ा एरिया है ना। सिर का एरिया आपका फ्रंटल हेडेक है, यानी कि फोरहेड है, ऑसिपिटल रीजन है, वर्टेक्स है, टेम्पोरल रीजन है। ये सारे एरिया में आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ पर होता है सर का दर्द? अल्टरनेटिंग साइड होता है, एक जगह पर वन साइड राइट साइडेड होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, अल्टरनेट साइड होता है। तो ऐसा साइड एरिया, ये सारे एरिया को आपको निकालना पड़ेगा। एक दिमाग में एक प्रारूप बनाए रखिए। डॉक्टर का काम क्या है कि अपने दिमाग को प्रारूप बना करके उसका एक स्ट्रक्चर बना करके रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर उस समय में नहीं बना रहेगा तो आप खोजना, आपके पास में सवाल नहीं उठेंगे। स्ट्रक्चर को बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब आपने पूछा तो उसके बाद में वो अब हेडेक किस तरह का होता है? सबसे बड़ा सवाल आता है हेडेक का, पेन का टाइप, है ना, पेन का टाइप। और अक्सर यहाँ बहुत बड़ा गलती हम लोग होता है, क्योंकि सिर्फ दर्द कह देने से दर्द की का अनुभूति नहीं हो सकती है, दर्द कंप्लीट नहीं होता है। दर्द का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। दर्द का जो किस तरह का दर्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जलन के जैसा होता है, बर्निंग है, चुभने के जैसा हो रहा है, पिंचिंग पेन है, इस तरह के बहुत सारे पेन हैं। हम लोग दर्द पर कभी एक क्लास करेंगे तो दर्द के टाइप्स को हम लोग अध्ययन कर लेंगे किसी क्लास में। लेकिन टाइप को आपको दिमाग में पूछना तो जरूरी है पेशेंट से, और वह भाषा, उस भाषा को समझना पड़ेगा। दर्द के भाषा में डॉक्टर साहब लगे है कि माथा में सुई चुभ रहे है ना, सुई चुभ रहे है, माने कि लग रहा है कि उसके अंदर में पिन जो है सो अंदर घुस रहा है, नेल बोरिंग इनटू द हेड। कभी कभी लगता है कि सर में कोई काट रहा है ना, कटिंग टाइप ऑफ दैट। कभी लग रहा है कोई मरोड़ रहा है ना। सो मेनी टाइप्स आर देयर। और इस टाइप के साथ में पेशेंट क्या महसूस कर रहा है, दर्द के समय में वह काम करने के पोजीशन में है, नहीं है, दर्द से बेचैन है, ये जरूर उसको साथ में एसोसिएटेड अकम्पेनिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
टाइम अक्सर ही आता है और सिचुएशंस के साथ में एसोसिएटेड हुआ करता है। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, टाइम के कंडीशंस में सर का दर्द आता है। दर्द आना और जाना, आना और जाना एक बहुत बड़ा एरिया है। कैसे आता है सर? धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे। कैसे जाता है? धीरे धीरे जाता है। अचानक आता है, फिर धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना। धीरे अचानक आता है, ये धीरे धीरे आता है और अचानक चला जाता है। कभी दर्द यहाँ होता है, कभी इधर होता है। तो वॉन्डरिंग पेन, appearing suddenly, appearing gradually, disappearing suddenly, disappearing gradually, ये सारे लक्षण आपको रोगी के मिल सकते हैं। लक्षण होता ही होता है। कष्ट है तो लक्षण होगा ही, ऐसा दिमाग में बना लीजिए। खाली हमें उसे निकालना है, उसे पूछना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग दर्द को ले लिया, साइड को ले लिया, सारा चीज ले लिया। कहा कि मेजर एरिया जो आपको हेड में मिलेगा वह आपको पेन के साथ में, और इसके अलावे सर पर जो सबसे बड़ा कंसर्न रोगी का हुआ करता है, बालों का होता है। बालों का, आपका हेयर का टेक्सचर भी यही आपको नोट कर लेना है। किस तरह का हेयर है, सॉफ्ट है या क्या कहते हैं रफ है, ड्राई है, ब्रिटल है, ग्रेइंग है, पक रहा है, झड़ रहा है, ठीक है ना। और बालों में जू हुआ करता है। अब बड़ा डायनेमिक सिम्टम्स है। अक्सर हम लोग पूछते नहीं है सर में जू होते हैं, डैंड्रफ्स होते हैं, लेकिन ये डायनेमिक सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस डायनेमिक सिम्टम्स के माध्यम से आपको रोगी का के माइग्मेटिक स्टेटस का पता चलता है। जिस पेशेंट में कॉन्स्टेंटली लगातार अगर जू होंगे, हटाने से भी नहीं हटता है, तो ये बहुत कुछ, जब शरीर में फॉरेन बॉडी रहने लगता है तो वहाँ पर डीजेनरेटिव प्रोसेस से कुछ ऐसा चीज मिल रहा है जू को, जो कि जू भागता नहीं है और भी अट्रैक्ट करता, अपना घर बना लेता है ना। आदमी जहाँ पर जाता है वहाँ अगर उसे अच्छा भोजन पानी मिलने लगे तो लोग वही बस जाता है। तो उससे से जू जब आपके जीवन में बस गया तो वो आपका सिफिलिटिक की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना है। ये बाल के विषय में पूछे, हेड के विषय में पूछे, उसके बाद में हेड में सेंसेशंस को, शेकिंग सेंसेशन होता है। कभी कभी हेड में लगता है कि कोई किसी तरह का ग्रोथ होता है। फिर हेड में ही आपको हेमरेज भी है, सेरिब्रल हेमरेज, और हेड में ही आपको इंजरी भी है ना। यही इसी चैप्टर में आपको इंजरी है, मैंने चोट लगने का है, हेड इंजरी का इतिहास है। हालांकि इसका तो आपको पास्ट हिस्ट्री समय में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ उसके कारण एसोसिएटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा, हेड में अगर ट्यूमर होगा, ब्रेन में ट्यूमर होगा, ब्रेन में कभी कभी, सर में कभी कभी कोई गांठ के जैसा बढ़ा हुआ होता है, तो ये सारे चीज को यहाँ पर हमें अध्ययन कर लेना आवश्यक होगा हेड के साथ में, ठीक है ना। मैं एक आपको ओवरव्यू खाली दे रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर के आपका जो है सो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है, और इस रिलेशनशिप के साथ में हमें निश्चित रूप से बने रहना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट से उसके बाद में, हेड के बाद में हम लोगों का स्थान आता है आई चैप्टर में, है ना। आई, आँख हम लोगों का होता है। आँख में भी फिर इसी तरह से हम लोग दर्द लेते हैं। आँख को दो भागों में, दो चैप्टर में बांटा गया है। एक आई है, उसके बाद में विजन है। आई है और विजन है। आई को हम लोग के अंदर में, उसके अंदर में आँख में, फिर यहाँ पर पेन तो करीब करीब हर एक चैप्टर में आपको एसोसिएटेड है ना। दर्द जो है तो सभी चैप्टर में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में आँख से आंसू आता है, लैक्रिमेशंस, ठीक है ना। आँख से लैक्रिमेशंस होना ये एक सिम्टम्स भी आता है। आँख में जलन होना, आँख की पपली होती है, आँख का कलर होता है। आँख का कलर को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सिम्टम्स होता है। आँख के कलर का हर एक लोगों का कभी कभी अलग अलग, किसी का ब्लू आई होता है, किसी का ज़्यादा लाल होता है, तो ये आपको लक्षण का क्षेत्र देता है। उसके बाद में आता है विजन, है ना। आँख के बाद में विजन, आप आँख से दिखलाई पड़ना।
आपका शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ब्लाइंडनेस जो है, और डिसअपियरिंग विजन्स, ऐसे करके आप एक बार चैप्टर को अध्ययन करिएगा तो आई और विजन। उसी तरह से फिर आता है ईयर एंड हियरिंग, कान और सुनाई पड़ना, ठीक है ना। ईयर एंड हियरिंग, कान और सुनाई पड़ना, कान से जो सुनाई पड़ता है उसे हियरिंग करेंगे। और ईयर में भी आपको होता है, और ईयर में जो मेन एरिया है रोगी कंसर्न होता है वह कान का दर्द और कान के बहने से, है ना, कान के दर्द से और कान के बहने से। तो कान का बहना और दर्द पर तो आपको, जैसे कि एक जनरल मॉडलिटीज के साथ में अगर बहने की बात कर रहे हैं तो उसका जो स्राव निकलता है, जो डिस्चार्जेज निकलता है, उसका टेक्सचर को आपको पता करना चाहिए। उसका पानी के जैसा होता है, वाटरी है, थिक है, थिन है, ये आपको पता करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके स्मेल को जानना चाहिए। जब भी आता है तो कंप्लीटनेस में जाना का उसका स्मेल, टाइम, स्मेल है, कैरेक्टर है, कलर है और उसका कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ को हर एक डिस्चार्ज के साथ में हमें पूछना चाहिए। आई, ईयर, नोज। अब तीसरा स्थान आता है नाक का। नोज में और स्मेल, है ना, नोज और स्मेल। ईयर में हियरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कान से सुनाई पड़ना, नॉइजेज। कुछ लोग, यह बहुत बड़ा एरिया है नॉइजेज, कान में कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है जो कि लगता है कि झिंगुर चल रहा है, सीटी बज रहा है, हवा का बहाव हो रहा है, इस तरह के नॉइजेज के आपको हियरिंग नॉइजेज, है ना, नॉइजेज इन, ये ईयर चैप्टर के अंदर में है। हियरिंग में नहीं है, नॉइजेज इन हियरिंग में है, जो आप वास्तव में सुनते हो और नहीं सुनते हो। तो एल्यूजन ऑफ हियरिंग फिर आपको आ जाएगा माइंड में, एल्यूजन ऑफ हियरिंग जो है तो माइंड में आ जाएगा। तो एरिया आपका तो ठीक है, वो रिपोर्टराइजेशन की समय की बात है, लेकिन ये लक्षण जो है सो आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है ना। और जब आप पर्टिकुलर ऑर्गन पर आप होते हैं, एक स्थान पर होते हैं, तो वहाँ पर यह बात भी होता है कि वहाँ पर आपको ऑर्गन के साथ में आपको वहाँ पर माइंड के सिम्टम्स मिलते हैं, है ना। नाक में बराबर नाक को नोचते रहता है, तो रबिंग, ये गेस्चर्स आपका है। गेस्चर्स कहाँ पर मिलता है? रबिंग हिज नोज, है ना। आपको जनरल पर्टिकुलर है, बार बार वो है कुछ नहीं, इसका हम लोग फॉर्मिकेशंस का सिम्टम्स कहते हैं। और ये फॉर्मिकेशंस माने है कुछ, चेहरे पर भी कुछ है, दाग है, माथा में लग रहा है कि कुछ चल रहा है नहीं, कुछ चल रहा है। ये सेंसेशन, गेस्चर्स, फॉर्मिकेशंस का सिम्टम्स है, जो जनरलिटी चैप्टर में भी आपको मिलेगा और यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गन के चैप्टर में भी मिलेगा। फेस के चैप्टर में जाइएगा तो फेस में भी लगेगा, लगता है कि चेहरे पर मकड़ा चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो नाक पर आ गए, नाक, आँख, कान, नाक हो गया आपका। उसके बाद में आपका फेस आता है, चेहरा आता है ना। चेहरे को तो सीधा कहा गया है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द लाइफ, और फेस को तो आप उसी समय से देख रहे होते हो जब से पेशेंट आपके साथ में बैठा हुआ है। जब से वो आपके साथ में बैठा हुआ है उसी समय से आप चेहरे को देख रहे हो, तो चेहरे पर तो बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। और चेहरे का सबसे बड़ा जो पहला क्षेत्र है वह फेस को कहते हैं कि इंडेक्स ऑफ द लाइफ, यानी कि चेहरा को देख करके कैसा फेस का एक्सप्रेशन है और उसमें क्या बदलाव हो रहा है। आपके सवालों के साथ में चेहरे पर हो रहे बदलाव को देखना आपको आवश्यक है ना। हर एक उसके चेहरे पर अगर नजर रखिएगा तो लगेगा कोई सवाल पर वह बड़ा चिंतित हो जाएगा, कोई सवाल पर वह बड़ा खुश हो जाएगा, कोई सवाल पर वह डर जाएगा, है ना। तो चिंता होना, डर होना किस पर होता है? कोई बात वह छिपाना चाहता है और शायद आप उस सवाल पर आ गए तो उसमें देखिएगा उसके अंदर में एक सकपकाहट टाइप का आ जाता है। तो ऐसा चीज जो है सो एक्सप्रेशन में, और फेशियल एक्सप्रेशंस का रूब्रिक्स जो है सो बहुत बड़ा चैप्टर है फेस चैप्टर के अंदर में। फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, एंग्सस है, फियरफुल है, बहुत डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं और सबका दिमाग में रखिएगा तो आपको वहाँ पर निकल आता है। हम लोग इस पर एक अलग क्लास भी कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को आप अगर फिजिकली देखिएगा, कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से देखिएगा तो आपको कंपेयर करने से यह मिल जा सकता है। हम लोग कभी
वीडियो क्लासिंग हम लोगों को होना चाहिए, जो जहाँ की हम लोग फिर इसको देख करके करेंगे, ठीक है ना। अब फेस के बाद में हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो आता है सो माउथ का आ जाता है। यहीं पर क्योंकि ये एरिया जो है सो इसी के अंदर में है, हेड के अंदर में ही है, तो माउथ चैप्टर में अभी आपको बहुत अच्छा लक्षण आते हैं। सबसे पहले तो मुंह का टेस्ट आपको मिलेगा, है ना, मुंह का टेस्ट मिलेगा। मुंह सूखा हुआ है, ड्राई है, मुंह में कैसा स्वाद लग रहा है, और खास करके एक्यूट कंडीशन में आपके माउथ के टेस्ट जो है सो बहुत ही बहुत से रोगी में आपको बदले हुए मिलेंगे। माउथ का टेस्ट जो है सो बहुत से रोगी में आपको बदला हुआ मिलेगा, ठीक है ना। बुखार के समय में मुंह तीता लग रहा है, मुंह में कोई स्वाद ही नहीं है, खाने का कोई स्वाद नहीं लग रहा है, अगर खाना जो है सो तीता लग रहा है, पानी का स्वाद जो है सो तीता लग रहा है, बुखार के समय में आपके पास में बहुत एरिया बन जाता है टेस्ट को लेकर जब माउथ में आते हैं। और माउथ के अंदर में ही आपका अपर पैलेट, लोअर पैलेट, जीभ, टंग आता है ना। टंग भी एक बहुत बड़ा इंडेक्स का काम करता है। आप पेशेंट बैठा है आपके सामने में, जीभ को बार बार बाहर निकालता रहता है ना, तो ये भी एक आपका है प्रोट्रूडिंग इन एंड आउट लाइक ए स्नेक, सांप के जैसा जीभ को बाहर निकाल, मुंह खोलने में डिफिकल्टीज हो रही है ना। तो ये सब लक्षण आपको वहां पर एकत्रित कर सकते हैं और करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर माउथ का टेस्ट का लेते हैं। इसी के साथ में दांत का भी स्ट्रक्चर आ जाता है ना। दांत में दर्द के साथ में दांत का टूटना, हिलना, ये सारी चीज जो है सो एक महत्वपूर्ण दायरा है जहाँ की आपको रोगी से अच्छा लक्षण मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब ये माउथ के बाद में फेस पर आपने क्या देखा, फेस पर आपने देखा ये, और फेस पर आपका जो है उसका टेक्सचर भी इम्पॉर्टेंट होता है। फेस का टेक्सचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस पर बाल लग रहा है, दूसरा लगता है कि तेला चेहरा है, सूखा हुआ चेहरा है ना, तेला चेहरा है, सूखा हुआ चेहरा है, ये सब सारे लक्षण जो हैं सो आपको इंडिकेट करता रहता है डिफरेंट टाइप्स पर और डिफरेंट नेचर्स पर। अब हम लोग आ जाते हैं, कान का भी हम लोगों ने ले लिया, हियरिंग का, है ना, कान का, बहने का, सारा ऊपर का। तो ये एरिया समाप्त होने के बाद में नेक्स्ट एरिया जो आपका आता है वह आपका थ्रोट एरिया आता है ना, गला आता है। तो गला कहाँ, कितने गले हैं आपको? एक गले हैं, लेकिन एक गला के साथ में क्या है, एक बाहर है और एक भीतर है। तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल थ्रोट और इंटरनल थ्रोट। आपका, मैं इस बात को एनाटॉमी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, आपके होम्योपैथी में रिपर्टरी में जैसा है, क्योंकि हमको तो लक्षण खोजना है रिपर्टरी में ही, तो हम लोग रिपर्टरी के हिसाब से लक्षण को ले रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रोट और इंटरनल थ्रोट। एक्सटर्नल थ्रोट में क्या मिलेगा आपको, सर्वाइकल ग्लैंड्स है कि नहीं, आप इस सब एरिया में खोजना चाहिए, ग्लैंड्स है कि नहीं, ये जो ग्वाइट्रिक कंडीशंस है कि नहीं, है ना, आपको ये इस तरह के पेन आपको वहाँ पर मिलेंगे। फिर इंटरनल थ्रोट में आपको निगलने में प्रॉब्लम होना, सोलोइंग डिफिकल्ट, है ना, गला के अंदर में सूखा हुआ महसूस होना, गला के अंदर में दर्द होना, ये सारे लक्षण जो हैं सो आपको थ्रोट के साथ में आते रहते हैं, ठीक है ना। गला के बाद में अब जब आते हैं हम लोग, तो हम लोगों का चैप्टर आ जाता है, बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, वो आ जाता है आपका रिपर्टरी में जो हम लोग दिए हुए हैं। हम लोग सीधे यहाँ पर एब्डोमेन एंड स्टोमक पर आ जाते हैं। एब्डोमेन, चूंकि स्टोमक एब्डोमेन के अंदर ही है, फिर भी हम लोग दो भागों में रिपोर्टरी में दिया हुआ है। एब्डोमेन के सिम्टम्स अलग दिए हुए हैं और स्टोमक के सिम्टम्स अलग दिए हुए हैं। स्टोमक के सिम्टम्स में आपको एपिटाइट है, डिजायर है, ठीक है ना, और आपके उसके खान पान का रुचि और अरुचि है, डिजायर एंड एवर्सन्स की बात कही गई है, ये सब यहाँ पर आपको लेना है। प्यास की बात कही गई है स्टोमक में, पेट की दर्द की बात कही गई है। तो इस तरह के सेंसेशन, अलग सेंसेशन की बात कही गई है। स्टोमक में किसी तरह का घाव या अल्सरेशन, ये सारे लक्षण। और स्टोमक का एरिया आपको शुरू होता है, आपको जो है तो आप यहाँ पूरे लेकर के ड्यूडेनम तक,
है ना। उसके बाद में वह इंटेस्टिनल एरिया आ जाता है, और इंटेस्टिनल एरिया के बाद में आपका रेक्टल एरिया आता है। तो रेक्टल एरिया के लिए अलग चैप्टर है हमारा, वह रेक्टम में आपको रिपोर्टरी में दिया हुआ है। ठीक है ना। ये जो स्टोमक का चैप्टर है खास करके आपके डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ना, डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इससे एसोसिएटेड जो ऑर्गन हैं जैसे कि लीवर है, स्प्लीन है, इसके लिए हमें एब्डोमेन चैप्टर में जाते हैं, है ना। इसके लिए एब्डोमेन चैप्टर में आना है, और एब्डोमेन चैप्टर में आपको लीवर का पूछताछ करना है, एब्डोमेन का दर्द है, पेन है, और बहुत सारा इसके अंदर में, एब्डोमेन के अंदर में तो सारा ही आ जाता है, लेकिन जो आपके एब्डोमेन एरिया में है वह उसमें लीवर का बहुत प्रमुख स्थान है। उसके अंदर में उसके साइज का, उसका बढ़ने का, दर्द का, ये पैनक्रियाज का, ये सब इस एरिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान आ जाता है। एब्डोमेन के बाद में हम लोगों को अब आ जाना चाहिए रेक्टम एरिया में, है ना। रेक्टम को भी दो भाग में हम लोग अध्ययन करते हैं। वह है, पहला है आपका स्टूल है, सॉरी रेक्टम से रिलेटेड मैटर है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, और रेक्टम में कोई प्रॉब्लम, कॉन्डाइलोमाटा, गांठ है, पाइल्स है, ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग है, हेमोराइड्स है ना। ये सारे लक्षण जो है सो आपको रेक्टल एरिया से है। हर एक बिंदु को टच करना जरूरी है। रेक्टम में कभी दर्द हुआ था, नहीं था, कभी स्टूल कैसा होता है, सेटिस्फैक्ट्री स्टूल होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल होता है, ये सारे लक्षण जो हैं सो आपको पूछने, रोगी से पूछते रहने का आवश्यकता है ना। इससे आपको रेक्टल के बाद में आ जाते हैं हम लोग स्टूल के कैरेक्टर पर, है ना। स्टूल का कैरेक्टर, कलर, स्मेल और कंसिस्टेंसी। कलर, स्मेल और कंसिस्टेंसी, का रंग कैसा है ना, उसकी बनावट कैसी है। लोग कहते हैं कि गोली के जैसा होता है, लंबा होता है, लूज होता है, पानी के जैसा होता है, ड्राई होता है ना। टेक्सचर आपको उसका मिलेगा, उसको टेक्सचर कहते हैं। कलर लेते हैं, और उसका स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। फिर स्टूल कैसे पास करता है, कैसे पास करता है, बहुत देरी लगता है, डिफिकल्ट है, बहुत बैठे हैं 15 मिनट 20 मिनट तब जा करके होता है ना। बहुत थोड़ा सा होता है, या बहुत फोर्स के साथ में आता है ना। आप लोग कहते हैं मैथमेटिका में पढ़ते हैं, लाइक पिचकारी के जैसा निकलता है, या पता ही नहीं चलता है कि है। तो अर्जिंग भी आपको रेक्टम में मिलेगा, और उसका पास जो कर रहा है तो आपको स्टूल में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का वाकिफ होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आ जाता है आपको किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम्स में, और किडनी के लिए एक अलग चैप्टर है। हालांकि किडनी के सिम्टम्स आपको जब एब्डोमेन में ले रहे होते हैं तो उस समय में आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर ब्लैडर के सिम्टम्स मिलेंगे, माने ब्लैडर के सिम्टम्स, यूरेथ्रा के सिम्टम्स, पेनाइल सिम्टम्स, वेजिनल सिम्टम्स आपको यहाँ पर आ जाएंगे। और अलग अलग चैप्टर इसके बने हुए, बड़ा छोटे छोटे चैप्टर हैं रिपोर्टरी में, लेकिन अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन आपको हर एक एरिया से जाना चाहिए, तभी जा करके आप आदमी के टोटलिटी को बना पाइएगा। यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा का पेन, यूरिन को कैसे पास कर रहा है, ड्रॉप ड्रॉप होता है, सिविल स्ट्रीम है, बहुत तेज़ी से निकलता है, फोर्सेबल है, जोर लगाने पर भी नहीं निकलता है, पेशाब करने के बाद में लग जाता है कि कुछ पेशाब रह गया है, ये सारे है। और पेशाब करने के बाद में फिर लगता है कुछ बूंद और होगा, है ना। ये सेंसेशन के साथ में एक्चुअल पोजीशंस यूरिनेशंस का लेना आपको जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। ये सब ऑर्गन होने के बाद में, लेने के बाद में हम लोग इसमें ले लिया किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरिन। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि ब्लैडर और यूरिन अलग अलग है, और यूरिनेशंस का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग ब्लैडर में ले रहे हैं। तो ये इतने सारे आने के बाद में अब हम लोग आ जाते हैं जेनाइटिलिया पर। जेनिटिलिया फीमेल के लिए अलग है ना, और मेल के लिए अलग है। तो तीनों एरिया में, जेनाइटिलिया एरिया में जेनाइटल्स में कोई प्रॉब्लम, कोई गांठ या उसके अंदर में स्ट्रक्चर में चेंजेस, उसका लोकेशनल प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है, लोकेशनल प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर में और भी
पेन ये सब आता है, ठीक है ना। उसके बाद में सेक्स जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होना पड़ेगा, रोगी को अपने कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, और सेक्सुअल मैटर पर सवाल करने चाहिए। और ज़रूरी होता है क्योंकि ये मैटर भी बहुत सारा कभी कभी बताता नहीं है, और अगर नहीं बता रहा है तो जानने का कोशिश करना चाहिए। खास करके यंगस्टर्स में और बड़े लोगों में भी होता है, और ख़ास करके आपको जो कोई सेक्सुअल डेफिशिएंसी होती है, कमजोरी इम्पोर्टेंसी होता है, या सेक्सुअल बिहेवियर होता है, ये आपको जानना जरूरी है। माइंड में जैसे कई स्त्री से संपर्क है, एडल्ट्रस नेचर आपको जानिएगा तो उसके नेचर को भी आप जान रहे हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर को जान रहे हैं, है ना, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शंस के विषय में जान रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर के विषय में जान रहे हैं। ये आपको जेनाइटल एरिया के माध्यम से आपको मिल पाता है। अब जेनाइटल एरिया के बाद में जो हम लोगों का जो चैप्टर है, बड़ा शरीर को अलग अलग ढंग से देखने में बैक चैप्टर आता है। बैक मतलब शरीर के पीछे का भाग, है ना। शरीर के पीछे में क्या क्या है, हमारा सर्वाइकल से शुरू होता है और सैक्रल बोन तक, माने टेल बोन तक आता है। अलग अलग भाग में बटा, बहुत बड़ा चैप्टर है आपके रिपोर्ट का, है ना। अलग अलग भाग में ये बटा हुआ है, और हमको हर एक जगह पर जाकर के उसी तरह से पेन उस जगह का एरिया पर्टिकुलर स्कैपुलर, जैसे बैक में आइएगा, सर्वाइकल के बाद में आप आते हैं तो आपको थोरेसिक रीजन आता है, डॉर्सल रीजन आता है। डॉर्सल रीजन में जो आपको देखिएगा, उसमें स्कैपुला के लिए अलग पोजीशन दिया हुआ है, ये सभी अलग अलग है। मैं जो केस टेकिंग को मैं कह रहा हूँ कि अपने रिपोर्टरी के दायरे में रिपोर्ट, क्योंकि वही के लिए हम लोग, हमारा टारगेट वही है। रिपोर्टरी को ध्यान में रख करके हम लोग केस टेकिंग को अगर करते हैं तो हमको दो फायदा होता है। लक्षण तो भी हम हर एक एरिया का नेविगेट कर लेते हैं, विचरण कर लेते हैं, और हमें बहुत कुछ वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये बैक एरिया आ गया। उसके बाद में आपका आता है एक्सट्रीमिटीज चैप्टर्स। एक्सट्रीमिटीज में हाथ और पैर, है ना, हाथ और पैर, इसमें जुड़ा हुआ दर्द, जुड़े हुए ऑर्गन के इसके साथ में कोई प्रॉब्लम, और इसका प्रेजेंटेशंस, लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना, क्रॉस वाइज, बायां पैर है और दाहिना हाथ है ना, बायां पैर में दर्द है और दाहिना हाथ में, तो क्रॉस वाइज सिम्टम्स हो गया, ठीक है ना। और ये नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, ये लक्षण भी आपको जनरलिटी, मैं आगे चल करके जब हम फिजिकल पर्टिकुलर की जनरल की बात करूंगा तो यहाँ एनालिसिस करने में ये सब जानकारी रहेगी, पेशेंट से लिए रहेंगे, तब जाकर के ही आपको इसका पता चल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को हमको दिमाग में रखना है। तो अब यहाँ तक हम लोगों का बॉडी का करीब करीब पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोगों के पास में आ जाता है निद्रा, नींद, है ना, नींद, और उसके बाद में उसमें सपने, है ना। स्लीप एंड ड्रीम्स के लिए मैं एक अलग लेक्चर दूंगा, अलग क्लास करूंगा स्लीप एंड सेक्स के लिए, ड्रीम्स के लिए। लेकिन स्लीप के समय में पोजीशन जो आपका होगा वह, और स्लीप में नींद आती है नहीं नींद आती है, यहीं पर आप पूछ लेंगे। और उसके बाद में मैं और भी जो डिटेल्स में आऊँगा स्लीप और ड्रीम्स के ऊपर में, वहाँ पर आपको ड्रीम्स का महत्व, लेकिन पूछना तो यहीं पर है। सपने आते हैं, अगर सोते हैं तो कैसे सोते हैं, चित सोते हैं, करवट सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, पोजीशंस कैसा होता है, एकदम काफ़ी सिकुड़ के सोते हैं, है ना, कर्ल्ड अप लाइक ए डॉग, या नी एल्बो पोजीशंस, ये सारे पोजीशंस आते हैं। जब सोते हैं तो सिर के नीचे में तकिया रखना पसंद करते हैं, नहीं रखना पसंद करते हैं, ऊंचा तकिया लेना चाहते हैं, नीचा तकिया लेना चाहते हैं, सवाल ही सवाल है, ठीक है ना। नींद आती है तो बिछावन पर जाते ही नींद आ जाती है, कुछ समय तक सोचने के बाद नींद आती है, या रात भर नींद नहीं आती है ना। तो नींद नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है, जब नींद नहीं आती है तो आप क्या करते हो, है ना, नींद नहीं आती है तो क्या करते हो। तो ये नींद से संबंधित सारे जानकारी को लेना है। और जब नींद में रहते हैं तो नींद में आप कैसे रहते हो, आप उसमें चौंकते भी हो, रोगी तो कहेगा मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके अटेंडेंट या पास में जो लोग होंगे वो बताएंगे कि नींद में यह बोलता है, नींद में चलता है, बोलता है, नींद में उठ करके बैठ जाता है, नींद में उठ करके खाना खाने के लिए जाता है
है ना। तो ये सब जो है लक्षण आपको एकत्रित करना है। कुछ सिम्टम्स जो होते हैं जो बताने पूछने पर ही आएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लक्षण जो है सो कुछ पूछने पर बार बार ही आता है, बार बार पूछने के बाद ही आता है, तुरंत नहीं आता है। तो इसके लिए हमें पहले से तैयार रहने का जरूरत है, ठीक है ना। स्लिप, उसके बाद में पसीना का चैप्टर आता है, पसीना, है ना, पर्सपिरेशन। ये भी एक एरिया है। पसीना कहाँ से आता है, लगता है हाँ पसीना तो आता है, सबको आता है। पसीना नहीं आता है वो कम लोग बताएगा, लेकिन अधिकांश लोग बोलेगा पसीना। अगर नहीं आता है तो मतलब कि एकदम नहीं आता है, कितना भी गर्मी पड़ता है नहीं आता है, नहीं आता है। पर पर्सपिरेशन एब्सेंट, क्यों नहीं आता है? स्किन ड्राई है, इसीलिए नहीं आता है, या पसीना कभी सप्रेस्ड हो गया था। स्किन का स्ट्रक्चर अगर ड्राई स्ट्रक्चर होता है तो वह लगता है बंजर भूमि के जैसा है, वहाँ पर पानी होता ही नहीं है, तो वह पसीना नहीं आता है। लेकिन अगर किसी सप्रेस्ड हो गया है तो पसीना नहीं आता है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण भी होता है। फिर पसीना का देखिएगा किसी खास ऑर्गन से आता है। जब खाना खाते हैं तो चेहरे से पसीना बहुत आता है, नाक पर पसीना आता है ना, सर पर सोए हुए रहते हैं तो सर पर पसीना आता है। देखिए मैं जो सवाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ वह एग्जाम्पल है, वो रोगी के साथ में एग्जाम्पल इस्तेमाल नहीं करिएगा, है ना। आप उससे सीधा ओपन क्वेश्चंस कीजिए, पसीना के समय में क्या होता है, कहाँ से ज़्यादा पसीना आता है। पहले से मत पूछ लीजिए कि सर में आता है क्या, क्योंकि वहाँ पर माइंड फिर उसका मॉड्यूलेट होकर के खाली वहीं पर टिक जाएगा और बाकी जगह पर भूल जाएगा। इसीलिए ओपन क्वेश्चंस हमेशा करना चाहिए रोगी के साथ में, पसीना का या और भी किसी भी चीज़ को क्वेश्चंस जो है सो हमेशा ओपन होने चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर पसीना का कहाँ से आया, उसके पसीना का रंग कपड़ा में पकड़ना, और पसीना जब कपड़ा पर सूख जाता है तो उसमें आपको वो कड़ा हो जाता है, स्टिफनिंग हो जाता है, उसमें लसलसा टाइप का हो जाता है। उसका टेक्सचर क्या है पसीना का, है ना। अधिकांश लोग ये आएंगे कहेंगे मेरा पसीना तो पीला हो जाता है, कपड़ा में पीला दाग, डिफिकल्ट टू वॉश, धोते हैं तो भी नहीं धुलता है ना। पसीना का रंग हरा हो जाता है, पसीना का रंग लाल हो जाता है। ऐसे रोगी हमें मिलते रहते हैं, हम लोगों ने देखा है कैसे रोगी आते हैं रंग को लेकर के, काफ़ी चीज़ों को लेकर के रोगी आते रहते हैं और पसीना का रंग आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक आने के साथ में आपका जनरलिटीज में आ जाता है, और जनरल बिहेवियर में हमको लेना है रोगी का टाइम के साथ में, किस समय में सभी कुछ अच्छा रहता है, किस समय में सभी कुछ खराब लगता है, वेदर का क्या रिलेशन रहता है, किस मौसम में ज़्यादा अच्छा रहते हैं, किस मौसम में खराब रहते हैं। वो उसका थर्मल लेते हैं, वो हॉट पेशेंट है, कोल्ड पेशेंट है। उसके बाद में पानी के साथ में उसका क्या संबंध है, वह नहाना चाहता है नहीं चाहता है, ठीक है ना। और इसके अलावे और जनरल में जो है उसका रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, प्रकृति के साथ में जो चेंजिंग पैटर्न है नेचर का, और उसके दवा ये सब खाने का तरीका, ये सब लेने का हम लोगों को जानकारी है। तो इस तरह से आप देखें फ्रॉम वर्टिगो टू जनरलिटीज, वर्टिगो टू जनरलिटीज हम लोगों के पास में सवाल का दायरा बहुत विस्तृत है, और इन्हीं सवालों से उठ करके आप फिजिकल जनरल सिम्टम्स में आइएगा। ये पर्टिकुलर सिम्टम्स में आपने लिया, और यह हो सकता है कुछ लक्षण पर्टिकुलर ही रह जाएं, लेकिन इनमें से कुछ निकल करके वह जनरल बन जाएगा। और वह जनरल जब बन जाएगा तो हमें कुछ रूब्रिक्स को छोड़ देना होगा, और केवल हमें उसका माने 10 सिम्टम्स मिल करके एक सिम्टम्स बन जाएगा, और पर्टिकुलर का हर एक पर्टिकुलर का अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। और पर्टिकुलर जो बनेगा उस समय भी हमें यह ध्यान में रखना है कि यह जनरल से के अनुरूप है या जनरल के अलग है। अगर जनरल के अनुरूप है तो वह पर्टिकुलर सिम्टम्स को नहीं लेते हैं हम लोग, और जनरल से अलग है, विपरीत है। अगर पेशेंट मान लीजिए कि जनरल के बन गया कि वह हॉट पेशेंट है, तो वहाँ पर अगर उसे ठंडा से आराम मिलता है तो ये लेने की बात नहीं होगी। लेकिन किसी ऑर्गन का, कोल्ड पेशेंट्स का, अगर वह हॉट से ये ठंडा से ही आराम मिलता है तो वहाँ हमें लेने की बात होगी, वह सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसी को पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कहा जाता है। तो आज के दिन हम लोगों ने
फिजिकल पार्टिकुलर को लेने का कोशिश किया है, जानने का कोशिश किया है। मैं आपको खाली एक मैं इतने समय में केवल आपको बर्ड्स आई व्यू की बात किया, मैंने पूरा एक दायरा आपको दिया है। मैं हर एक चैप्टर का डिटेल्स नहीं बताया हूँ, मैं केवल आपको यह बताने का आज प्रयास किया हूँ कि आपका एरिया जो है स्टार्ट होता है आपको वर्टिगो से लेकर के जेनिलिटी चैप्टर तक, और इन चैप्टर को दिमाग में रख करके आप अपना प्रारूप अगर शुरू कीजिएगा तो लक्षणों की कमी नहीं होती है। मैंने ऐसा अनुभव किया, शायद ही कोई ऐसा रोगी है जहां मुझे कोई लक्षण नहीं मिलता है ना। इसलिए डॉक्टर हेनेमैन ने कहा कि वन साइडेड डिजीज तो होता ही नहीं है। ये तो कल्प उन लोगों के लिए है जो कि रोग को वन साइडेड मानते हैं। हम लोगों का जो है सो रोग वन साइडेड होता नहीं है। लक्षण ये है कि किसी एरिया में कम सिम्टम्स होगा, किसी एरिया में ज़्यादा होगा, लेकिन लक्षण तो बड़ा है। नहीं भी है लक्षण तो वो भी लक्षण है, ठीक है ना। नहीं भी है लक्षण तो वो भी लक्षण है। होना भी लक्षण है, नहीं होना भी लक्षण है। होना भी लक्षण है, नहीं होना भी लक्षण है। तो आज हम लोग जो कोशिश किए हैं, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए रोगी पर। हाँ, एक बात जरूर कीजिए, रिपोर्टरी के चैप्टर को अपने माइंड में फॉर्मुलेट करिए, फॉर्मेट बनाइए अपने माइंड को। रिपोर्टरी के चैप्टर और चैप्टर के अंदर के कंटेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना शुरू करिए। आपके पास में आप देखिएगा कि आप लक्षण कैसे नहीं मिलता है ना। लक्षण मिलना ही मिलना है अगर आप इसके साथ में होते हैं। तो इसके साथ में हम आज का इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम लोग कल के दूसरे दिन हम लोग फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग का अध्ययन जारी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद एंड आशीर्वाद।